यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस में। आज के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लेक्चर वीडियो सीरीज़ में हम इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट एंड दिस वीडियो डील्स विथ इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी भी कहते हैं। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इकोलॉजी एक्चुअली मीन्स। So according to definition, ecology is the study of relationship between living organisms, including humans and the physical environment. तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि हम किसी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं इकोलॉजी में। अब किन के बीच में रिलेशनशिप होता है ये? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? ऑल दी एनिमल्स, ऑल दी प्लांट्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाइन। और इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी यहाँ पर कहा गया है, तो ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। तो इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, इनके बीच इंट्रैक्शन कैसा है अलॉन्ग विद देयर एनवायरनमेंट। इनके एक दूसरे के बीच का रिलेशनशिप तो पढ़ते ही हम, और इनका रिलेशन अपने एनवायरनमेंट से कैसा है वो भी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, फाइन। And in last video we know what is environment. Environment means everything surrounding us would be called as environment. Like we studied that there should be a reference. Reference यानी कि अगर हम humans का reference ले रहे हैं तो everything surrounding human would be called as humans environment. अगर animal के reference में पढ़ रहे हैं तो everything surrounding animal would be called as animals environment. Same is with plants also. ठीक है। और इसको ब्रॉड लेवल पे भी पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट विल कॉल ह्यूमन्स एनवायरनमेंट, मतलब मेरे लिए कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा, दूसरे ह्यूमन के लिए कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सारी ह्यूमंस है तो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली एनवायरनमेंट, अगर साथ में रह रहे हैं, अगल बगल आसपास रह रहे हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट मोस्ट प्रोबेबली कॉमन होगा। एंड सेम विथ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टेइंग टुगेदर, मतलब कि आसपास रह रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट भी कॉमन होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात की गई है। फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स टैंजिबल। द ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन सी वुड बी कॉल्ड एज फिजिकल, मतलब हम जिन चीज़ों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल। इसी तरीके से हम हमारे जो इंटरेक्शन है या फिर जो रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ह्यूमंस हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, इंटरेक्शन है, उसी को हम इकोलॉजी के अंदर में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी को बहुत वेरियस लेवल पे स्टडी किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी एनिमल या प्लांट का एनवायरनमेंट पढ़ना हो तो वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। वी नो पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं या फिर एक जगह रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड और टर्म्ड एज पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होता है? अलग अलग स्पीशीज़ के कई लोग, मान लीजिए कोई अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें मंकी हो सकते हैं, बफलो हो सकते हैं, काऊ हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज़ के लोग एक जगह रह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी इज़ वेरी कॉमन टर्म फॉर ह्यूमंस ऑल्सो। हम कम्युनिटी कहाँ बनाते हैं? अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं, मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड इन कम्युनिटी प्लेस। तो मतलब इसका यही होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग या फिर डिफरेंट तरीके के लोग एक जगह जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर भी हमने पढ़ा था, इसका भी एक सेपरेट वीडियो है। बायोस्फीयर सिंपली मीन्स द प्लेस वेयर हाइड्रोस्फीयर, 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर होता है और लिथोस्फीयर होता है, मतलब लैंड, वाटर, एयर, जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। हम आप खुद भी देख लीजिए, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर ये तीनों ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी, लेक या रिवर होना चाहिए, बट यू हैव वाटर विथ यू। पीने के लिए पानी चाहिए आपको, यू आर यूजिंग वाटर। फॉर ब्रीदिंग यू नीड एयर, एटमॉस्फेयर आपको चाहिए, और फॉर लिविंग लैंड चाहिए आपको। सो ऑल 3 कंपोनेंट्स मीट जहाँ करते हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। और लास्ट में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का भी एक सेपरेट वीडियो बना है, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इकोसिस्टम इज़, फाइन। तो ये अलग अलग लेवल्स पे इकोलॉजी की स्टडी अलग अलग लेवल्स पे भी की जाती है। मूविंग फर्दर विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऐसे लोग जो इकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। इकोलॉजिस्ट का जो प्राइमरी गोल होता है या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, हम लाइफ प्रोसेस को समझना और एडेप्शन, हैबिटेट का एडेप्शन और बायोडाइवर्सिटी में जो इंटरेक्शन होता है उन्हीं चीज़ों को समझना इनका प्राइमरी गोल होता है। क्या क्या होता है? पहला है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ कैसे चलती है, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। दूसरा है एडेप्शन एंड हैबिटेट्स। एडेप्शन एंड हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? सी एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ सम और द अदर काइंड ऑफ हैबिटेट। कहीं ना कहीं वो रहता है। इंसान है तो घर में रहेंगे, जानवर हैं जंगल में रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट, सबका अपना अपना अलग होता है। लेकिन कुछ कुछ केस क्या होता है, उन्हें अपने हैबिटेट चेंज करने पड़ते हैं, तो वो चेंजेस को
अडेप्ट कैसे करते हैं, या फिर क्लाइमेट बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मान लीजिए अभी रेनफॉल पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है, सीजन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उनका अडेप्शन कैसे हम कर लेते हैं एज ए ह्यूमन, एज एन एनिमल, एज एन प्लांट, ये अडेप्शन कैसे होता है, ये भी इकोलॉजी के अंडर में पढ़ा जाता है। और बायोडाइवर्सिटी के में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरेक्शन कैसे होता है वो भी हम इकोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। फाइन। और ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करता है, मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और पूरे अगल बगल उनके जो सराउंडिंग है इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, वो समझने की कोशिश भी हम इकोलॉजी के थ्रू ही करते हैं। और इकोलॉजी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स या फिर कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और हम अर्थ रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे हम अर्थ रिसोर्सेज को यूज़ करें और बिना फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट किए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइक यूजिंग ऑफ और एक्सप्लॉइटिंग ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अभी, अगर हम पैसे के टर्म्स में बात करें, यहाँ पर पैसे का टर्म्स तो एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोलियम फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट में कुछ सालों के बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए ये बचेगा ही नहीं। देन दे हैव टू ईदर शिफ्ट टू सम ऑल्टरनेटिव, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसीलिए हम इकोलॉजी के अंडर में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और देखते हैं रिसोर्सेज कौन से कम हो रहे हैं, कौन से नहीं कम हो रहे हैं, कौन से ज़्यादा हैं, और किन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, ये सब भी हम इकोलॉजी के अंडर से ही इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। ओके, लास्ट इज़ रोल ऑफ इकोलॉजी इन आवर लाइफ्स, यानी कि इकोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है कि इकोलॉजीज़ की देखिए बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि इकोलॉजी हम सिर्फ एक ही सेगमेंट में पढ़ते हैं। हमने देखा था अलग अलग लेवल्स में हम इकोलॉजी को पढ़ाई करते हैं, या फिर इकोलॉजी के अंडर में अलग अलग लेवल्स पे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। तो इकोलॉजी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मरीन, वेजिटेशन, स्टैटिस्टिकल इकोलॉजी, ये सब हमें बहुत ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हम दुनिया, जो हमारे सराउंडिंग में जो दुनिया है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट की अच्छी समझ हमें प्रोवाइड करते हैं इन इन्फॉर्मेशन से। फाइन। जैसे अगर हमें मरीन एनवायरनमेंट समझना है तो मरीन का प्रॉपर स्टडी होता है इकोलॉजी के अंडर में, जिससे हम मरीन के बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलेगा, हम एनवायरनमेंट को उससे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं और ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब सारे रोल्स होते हैं इकोलॉजी का हमारे लाइफ में, डायरेक्टली ये सब रोल इन्वॉल्व होते हैं इकोलॉजी के। कैसे, जैसे देखिए, अब इन्वायरमेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नेचुरल रिसोर्सेज, मान लीजिए हमारे पास 10 नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नाउ वी हैव द क्वांटिटी, हमें पता है कि ये 10 रिसोर्सेज जो हैं इनकी क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं और कितने समय में हम कितना इसको यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम इनको मैनेज करने लगते हैं। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ भी हमारा मैनेज होगा, क्योंकि वी नो कि हमारे पास इतना ऑप्शन है, हमें प्रॉपर तरीके से इनको यूज़ करना है। ह्यूमन हेल्थ पर भी ध्यान देंगे, लाइक बहुत सारे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं जिसके हेल्प से हेल्थ में बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि प्योर एयर हो गया, अगर एनवायरनमेंट सही रहेगा तो हमें प्योर एयर, ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होगा। प्योर वाटर मिलेगा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्योर फॉर्म में मिलेंगे, दैट वुड बी अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ओके, सो एग्जाम्पल्स अगर हम समझना चाहें कि जैसे कि हमारा ये इकोलॉजी का रोल क्या रहा है हमारे लाइफ में, तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, पोल्यूशन फ्रॉम लॉन्ड्री डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स इन 1960। तो 1960 में क्या हुआ था, लॉन्ड्री में डिटर्जेंट और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत पोल्यूशन होता था और वाटर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। अब ये इकोलॉजी के अंडर में स्टडी किया गया और ढूंढा गया कि क्या कारण है कि वाटर की क्वालिटी गिर रही है, अब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या कारण है, मतलब कि क्या कंपोनेंट्स है जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका रिसोर्स क्या है या फिर सोर्स क्या है, नॉट रिसोर्स, सोर्स क्या है। तो वाटर क्वालिटी जो लेक्स में थे, वहाँ पर लेक्स और स्ट्रीम में थे, वहाँ पर फास्फोरस और नाइट्रोजन क्वांटिटी बढ़ गई थी। अब ये फास्फोरस और नाइट्रोजन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था, लॉन्ड्री डिटर्जेंट और फर्टिलाइज़र में पाया जाता था। ठीक है, और ये सब डेली लाइफ में यूज़ होते थे कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खोजा गया। अगर प्रॉब्लम आपको मिल गया तो सोल्यूशन खोजना बहुत आसान हो जाता है। द बिगेस्ट इशू इस प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो वो पता चलना चाहिए। तो इकोलॉजी हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही बेनिफिशियल है। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और इफ़ यू वांट एनी स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर हम वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।